नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं रेडियो 9 89.6 FM और मैं हूँ आरजे नेहा। श्रोताओं, आज मैं लेकर आई हूँ आप सभी के लिए एक बेहद ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम, जिसमें हम सुनेंगे किस तरह से केंद्र सरकार हमारे देश के माइनॉरिटीज यानी कि अल्पसंख्यक व्यक्तियों के लिए कई प्रकार की योजनाएं बना रही है, खास तौर पर मुस्लिम समुदाय के लिए, और हम जानेंगे कि उनका धरातल पर क्या परिणाम हो रहा है। आज हमारा उद्देश्य यह है कि सही जानकारी, सकारात्मक संवाद और सशक्त समुदाय की ओर एक कदम बढ़ाना, और यह कदम हमारे इन अल्पसंख्यक समुदाय के जीवन को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं, उन सभी जानकारियों को आप श्रोताओं तक पहुंचाना। श्रोताओं, इस महत्वपूर्ण संवाद के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है सूफी गफीर सागर चिश्ती निज़्मी साहब। श्रोताओं, सूफी गफीर सागर साहब हमारे प्रतापगढ़ के काफ़ी मशहूर कवि हैं और जिनकी कविताएं आपने कई बार रेडियो 9 89.6 FM के माध्यम से भी सुनी हैं। और श्रोताओं, सूफी गफीर साहब दरगाह सागर गुमनामी चिश्ती निज़्मी के सज्जाद नशीम हैं। वह पूर्व में सूफी खानकाह एसोसिएशन के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी रह चुके हैं। श्रोताओं, साथ ही सागर वेलफेयर सोसाइटी के माध्यम से गफीर साहब शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक एकता के लिए 2016 से ही कार्यरत हैं। सूफी गफीर साहब, आपका आज के इस बेहद ही महत्वपूर्ण संवाद में मैं आरजे नेहा रेडियो 9 89.6 FM के स्टूडियो में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आपने हमारे दर्शकों के लिए और हमारे श्रोताओं के लिए अपने कारोबार में से व्यस्तम समय निकालकर हमें अपना बहुत ही महत्वपूर्ण समय दिया। आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आज मुझे रेडियो 9 पे समाज की तरक्की के लिए और समाज के लोगों तक सरकार द्वारा जो योजनाएं समाज के लोगों तक नहीं पहुँच पाती है, वो आपके माध्यम से समाज तक पहुँचेगी। अल्पसंख्यक समुदाय इससे लाभान्वित होगा। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो श्रोताओं, चलिए शुरू करते हैं आज का यह खास कार्यक्रम और जानते हैं कि केंद्र सरकार किस प्रकार से अल्पसंख्यक समुदाय के लिए योजनाएं बना रही हैं। श्रोताओं, आप सोचिए, एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां पर हर बच्चे को बुनियादी शिक्षा मिले, हर कारोबारी व्यक्ति को अपने कारोबार को दुनिया तक पहुंचाने का मौका मिले और हर समुदाय को वह बुनियादी ढांचा मिले जिसके लिए वे हकदार हैं। केंद्र सरकार भारत के अल्पसंख्यक, खासकर मुस्लिम समुदाय जो कि सबसे बड़े अल्पसंख्यक समूह हैं, के लिए अपनी योजनाओं का सही लक्ष्य रखती हैं। आइए शिक्षा, कौशल, वित्त और बुनियादी ढांचे और इन सबको एक साथ लाने वाले तत्वों पर हम एक नज़र डालते हैं। तो सूफी गफीर साहब, सबसे पहले मैं आपसे यह जानना चाहूँगी कि केंद्र सरकार ने अल्पसंख्यक समुदाय के लिए शिक्षा के द्वार खोलने के लिए क्या कदम उठाए हैं? मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बताना चाहूँगा कि माइनॉरिटीज़ मिनिस्ट्री की रिपोर्ट मेरे हाथ में है जी, और मैं इसी के आधार पर बात करूँगा जी। मैं बात करना चाहूँगा कि एक छोटे से कस्बे में रहने वाले एक मुस्लिम बच्चे की कल्पना कीजिए, जो कॉलेज जाने के सपने देख रहा है, लेकिन वो फीस को लेकर चिंतित है। सरकार ने 3 शानदार छात्रवृत्ति योजनाओं के ज़रिए उनकी मदद की है, जो कि 2025 तक राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल NMC पर उपलब्ध है और एक शानदार वन टाइम रजिस्ट्रेशन OTR प्रणाली के साथ उपलब्ध होगी। इससे आगे बताना चाहूँगा कि प्री मैट्रिक कक्षा 9वीं से 10वीं में MCM प्री मैट्रिक कक्षा 9वीं 10वीं के बच्चों को ट्यूशन और पॉकेट मनी के लिए मदद करता है और पोस्ट मैट्रिक में 11वीं 12वीं कक्षा और कॉलेज भी शामिल है। MCM उन प्रतिभाशाली छात्रों के लिए है जो इंजीनियरिंग या मेडिकल जैसे पेशावर तालिबे इल्म में रुचि रखते हैं और 1 लाख रुपए प्री मैट्रिक, 2 लाख रुपए पोस्ट मैट्रिक और 2.5 लाख रुपए PMCM से कम आय वाले परिवार इसके लिए पात्र हैं। जी, तो गफीर साहब, क्या आप हमें स्कॉलरशिप यानी कि जो शिक्षा वृत्ति है उसके बारे में आंकड़ों के द्वारा जानकारी दे पाएंगे? आंकड़ों की बात करें मैडम, तो रिपोर्ट के आधार पे इन योजनाओं के शुरू होने के बाद से अब तक 8 करोड़ छात्रवृत्तियां वितरित की जा चुकी हैं जी। अकेले 2023 और 24 में सरकार ने 25 करोड़ खर्च किए। सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समूह होने के नाते मुसलमानों को अपनी जनसंख्या के हिसाब से इसमें
50 से 60% छात्रवृत्तियां मिलने की संभावना है। जी बिल्कुल। और गफिर साहब, ये जो योजना है जिसके अंतर्गत ये छात्रवृत्ति आती है, इनका धरातल पर क्या प्रभाव पड़ता है? धरातल की बात करें मैडम तो कम से कम 97% मुस्लिम बच्चे माध्यमिक विद्यालय में हैं। ये बहुत ही बड़ी बात है जी। कॉलेज के सामने उच्च शिक्षा में मुस्लिम नामांकन 8% तक पहुंच गया है, जो कि 2015 से 30% से ज़्यादा है। छात्रवृत्तियां कॉलेज की पढ़ाई किफ़ायती बना रही है। जी। इस क्षेत्र में आप आगे क्या देखें? कक्षा 9 से 10 तक के मुस्लिम छात्रों के स्कूल छोड़ने की दर 13% से घटकर 8% 2015 और 23 हो गई, यानी 40% की गिरावट बच्चे स्कूल में बने हुए हैं। मुस्लिम महिलाएं साक्षरता दर 2015-16 से करीब 59% से बढ़कर 68% हो गई है। अब आगे की बात करें तो आगे ये देखा जाए कि ये छात्रवृत्तियां क्रांतिकारी बदलाव लाएगी, बच्चों को कक्षाओं और कॉलेजों में प्रवेश दिलाएगी, लेकिन इसमें एक समस्या है। केवल 7.5% मुस्लिम युवा उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह संख्या 26% है, यानी 70% का अंतर है। इस अंतर को बांटने के लिए हमें व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को बढ़ावा देने और बेहतर जागरूकता लानी पड़ेगी। जी। तो गफीर साहब, आप हमारे दर्शकों को और जो हमें सुन पा रहे हैं उन श्रोताओं को यह भी बताइए कि कौशल और आजीविका के क्षेत्र में केंद्र सरकार ने मुस्लिम समुदाय के हित के लिए क्या क्या कदम उठाए हैं? अब बात करते हैं प्रतिभा को वेतन में बदलने की। तो प्रधानमंत्री विरासत का जो PM विकास योजना, इस क्षेत्र में एक नई पहल है, जिसमें 30 जनवरी 2025 को नए दिशा निर्देशों के साथ लॉन्च किया गया है। जी। और ये कौशल विकास कारीगरों के समर्थन और महिला सशक्तिकरण को मिलाकर एक प्रभावशाली योजना है। जी। क्या आप हमारे श्रोताओं और दर्शकों को PM विकास के बारे में विस्तार से बता पाएंगे? बिल्कुल मैडम, मैं बताना चाहूँगा कि योजना अल्पसंख्यक युवाओं और जो तलबा तालिब इल्म और तालीम हासिल करने वाले कारीगरों जैसे जरी कारीगर या बुनकर को कुशल बनाने, महिला नेताओं को मजबूत बनाने और स्कूल छोड़ चुके जो बच्चे हैं, स्कूल नहीं जा रहे हैं, जो स्कूल छोड़ चुके हैं, उनको फिर से पटरी पे लाने में मदद करने के लिए एक ही स्थान पे काम करती है। बिल्कुल। तो गफीर साहब, क्या आप आंकड़ों की मदद से कुछ जानकारियाँ दे पाएंगे? बिल्कुल, आंकड़े बताना चाहूँगा मैडम कि ये गुज़िश्ता 2025 और 26 में ये बिल्कुल जीवंत और सक्रिय है और कौशल विकास और ऋण लीकेज के लिए प्रस्ताव आ रहे हैं। जी। 2023 और 24 में पुरानी योजनाओं में अब PM विकास के तहत 1 लाख से ज़्यादा युवाओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है, जिसमें मुसलमानों ने स्किल इंडिया में 22% स्थान हासिल किया है, जो अल्पसंख्यकों में सबसे ज़्यादा है। जी। और इसका धरातल पर क्या प्रभाव पड़ा है? धरातल पर प्रभाव की बात करें मैडम तो नौकरियों का भरमार है। जी। 2023 और 24 में 70% जो तलबा हैं उनको नौकरी मिल गई है या उन्होंने अपना व्यवसाय शुरू कर दिया, जिसका अर्थ ये है कि लगभग 50,000 मुस्लिमों को वेतन मिला या अपने मालिक खुद बन गए। जी। कारीगरों का उदय, दूसरी बात करते हैं कि कारीगरों का उदय जो हुआ है मैडम, जो मुस्लिम कारीगरों में कढ़ाई जैसे शिल्प में माहिर जो लोग हैं, जो निर्यात करते हैं, जो उसमें 25% की वृद्धि हुई है और आय में 20 से 30% की वृद्धि देखी गई है। PIB 2025 यानी परिवारों के लिए ज़्यादा पैसा है, 2025 के परिवारों के ज़्यादा पैसा है। महिलाएं आगे आ रही है, अल्पसंख्यक महिलाओं जिसमें अधिकांश मुस्लिम महिलाओं के लिए कार्यक्रम नेतृत्व किए जा रहे हैं। हालांकि 2024 और 25 के लिए सटीक आंकड़े आने अभी बाकी हैं। जी बिल्कुल। आगे PM विकास कौशल योजना, कौशल को नौकरियों और बाज़ारों में जोड़ा जा रहा है, लेकिन केवल 5% मुस्लिम जो तलबा हैं जी, वो IT जैसे उच्च कौशल वाले क्षेत्रों में पहुंच रहे हैं। हमें ज़्यादा कमाई के लिए तकनीक केंद्रित
प्रशिक्षण की ज़रूरत है। तो श्रोताओं, अब हम चलेंगे फाइनेंशियल इंक्लूजन की ओर। तो सूफी साहब, आप वित्तीय समावेश के क्षेत्र में केंद्र सरकार ने क्या योजनाएं बनाई हैं? रिपोर्ट के आधार पर मैं बताना चाहूँगा मैडम कि पैसा सपनों को साकार करता है और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम NMFDC मुस्लिम जो व्यापारी हैं, व्यापारियों को आगे बढ़ाने के लिए किफ़ायती ऋण उपलब्ध करवा रही है। NMFDC रियायती ऋण व्यवसाय शुरू करने, पढ़ाई करने या कारीगर को बढ़ावा देने के लिए हम कम से कम ब्याज 6%, अगर आपका परिवार सालाना 6 लाख रुपए से कम कमाता है जी, तो आप इसमें शामिल हो सकते हैं। जी बिल्कुल। क्या आप हमें आंकड़ों की मदद से बता पाएंगे कि इस दिशा में हमारी सरकार ने कितनी सफलता हासिल की है? आंकड़ों की दिशा में बात करें अपन तो गुज़िश्ता वर्ष में 2024 और 2025 में NMDFC ने अपने 850 करोड़ के लक्ष्य को 88% हासिल कर लिया है जी। और 10 मार्च तक ये रकम जो है 1,74,000 के लगभग 2.25 लाख लाभार्थियों को 752 करोड़ रुपए का ऋण वितरित किया गया। ये औसत 43,200 का ऋण बनता है जी। सबसे बड़े अल्पसंख्यक समुदाय मुसलमानों को यकीनन इसका 60% हिस्सा मिला है। जी बिल्कुल। तो इन सब का धरातल पर क्या असर पड़ा है? धरातल में पहली बात जो बॉस मॉड पे बात करें तो इन ऋणों की बदौलत मुस्लिम जो मालिकाना हक जो रखते हैं, मालिकाना हक रखने वालों के छोटे व्यवसाय में 2020 या 24 तक 30% की वृद्धि हुई है जी। और भी मैं बताना चाहूँगा कि महिला, दूसरा अपन बात करें तो महिला शक्ति की बात करें तो 2023 या 24 में 40% लाभार्थी महिलाएं होगी जी, जिसमें अधिकांश मुस्लिम होगी। हाँ जी। जो सिलाई से लेकर खाद स्टॉल तक व्यवसाय शुरू कर सकेगी। तीसरी बात अपन करें बड़ी पहुंच जी। अनुमान है कि 2024 और 25 में 1 लाख मुस्लिम लाभार्थियों को ऋण मिला, जिसमें दुकानों से लेकर स्टार्टअप तक के सपनों को बल मिला है जी। मैडम ये कहना चाहूँगा कि NMDFC 88% लक्ष्य प्राप्त के साथ यकीनन बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन गरीब इलाकों में कुछ लोगों को ऋण चुकाने में दिक्कत हो रही है। हाँ जी। थोड़ी सी वित्तीय जानकारी इस गति को बनाए रखने में सहयोगी होगी। जी बिल्कुल। गफीर साहब, आप हमें बताएं कि बेहतर समुदाय के निर्माण की तरफ जिनके लिए बुनियादी ढांचे यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, तो हमारे दर्शक यह जानना चाहेंगे कि इस इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में सरकार क्या कदम उठा रही है? मैडम आपको मैं बताना चाहूँगा कि क्या आपने कभी किसी मुस्लिम बहुल इलाके में स्कूल या अस्पताल, स्वास्थ्य केंद्र खोलते देखा है? नहीं देखा होगा जी। लेकिन प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम PMJVK इस दिशा में काम कर रही है। हाँ जी। जो कि अल्पसंख्यकों खासकर मुसलमानों के इलाकों में ये बेहतर सुविधाएं प्रदान कर रही है। जी सर। तो ये जो PMJVK योजना है, इसके बारे में क्या आप हमें विस्तार से बताते हुए कुछ आंकड़ों को साझा कर सकते हैं? जी मैडम, मैं बताना चाहूँगा कि 15 किलोमीटर के दायरे में 25% अल्पसंख्यक आबादी के क्षेत्रों में जी कक्षाओं, स्वास्थ्य केंद्रों और खेल सुविधाओं जैसी सामुदायिक संपत्तियों के लिए धन मुहैया करता है। हाँ जी। और ये करीब 31 मार्च 2026 तक चलेगा। तो सर, आप ये PMJVK योजनाओं के आंकड़ों के बारे में हमें बताएं। आंकड़े की बात करें मैडम तो 2014 से 2025 तक करीब 5.5 लाख इकाइयों के लिए 18.5 करोड़ स्वीकृत किए गए जी, जिसमें केंद्र सरकार ने 13 करोड़ 71.5 का योगदान दिया, यानी प्रति इकाई लगभग 3.27 लाख। जी। तो इन योजनाओं का धरातल पर क्या प्रभाव पड़ा है और आप इस क्षेत्र में आगे इनका भविष्य क्या देखते हैं? प्रभाव तो पड़ेगा मैडम। बिजली की उपलब्धता, जी,
पहला देखते हैं अपन तो बिजली की उपलब्धता हुई। मुस्लिम घरों में बिजली की पहुंच 53% से बढ़कर 85% 2015 से 21 हो गई, जो कि 60% की छलांग लगाई है। जी। दूसरी बात अपन करते हैं स्वच्छ जीवन की बात करते हैं तो शौचालय की उपलब्धता 12% से बढ़कर 48% हो गई, जो कि 300% वृद्धि है। परिसर में पानी की उपलब्धता की बात करते हैं तो 43% बढ़कर 54% हो गई, जो कि 25% वृद्धि है। जी। और तीसरी बात अपन करें सामुदायिक जीत की तो कई MCA में मुस्लिमों का हक होने के कारण अनुमानतः जो है 60% परिसंपत्तियां सीधे तौर पर उनके पड़ोस को लाभ पहुंचाती है। जी बिल्कुल। अब आगे की बात अगर अपन करें तो PMJVK उन जगहों पर स्कूल और क्लिनिक स्थापित कर रहा है जहां उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। जी। लेकिन शहरी मुस्लिम बस्तियों को अभी और प्यार की ज़रूरत है। शहरों पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर शहरों पर ध्यान दिया जाएगा तो समझौता पक्का हो सकता है। हाँ जी बिल्कुल। तो आइए अब हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं गफीर साहब आपसे, उन दर्शकों और श्रोताओं को आप यह बताएं कि प्रधानमंत्री जी का जो 15 सूत्रीय कार्यक्रम है, जो कि सबसे बड़ी सूची है, उसके बारे में आप क्या जानकारी दे पाएंगे? ये कोई ऐसी योजना नहीं है मैडम जिसके लिए आप आवेदन करते हैं। हाँ और जी। प्रधानमंत्री का नया 15 सूत्री कार्यक्रम है जो ये सुनिश्चित करता है कि मुसलमानों व अन्य अल्पसंख्यकों सरकारी सुविधाओं को उचित हिस्सा मिले। जी। बात क्या है, ये एक ऐसा ढांचा है जो एक सुनिश्चित करता है कि छात्रवृत्ति, प्रधानमंत्री युवा विकास कार्यक्रम और NFDFC जैसी योजनाएं शिक्षा, नौकरी, आवास और शांति स्थापना क्षेत्र में अल्पसंख्यकों तक पहुंचती है। जी। तो क्या आप हमें कुछ आंकड़ों के माध्यम से बता सकते हैं इस योजना के बारे में और इसका क्या असर हो रहा है? आंकड़े की बात करें तो 1.2 मिलियन परिवारों पर किए गए एक बड़े सर्वे के अनुसार पता चलता है कि मुसलमानों को विशेषकर सबसे गरीब 20% ने बड़ी प्रगति की है। और पहला अपन बात करें कि बैंक खाते की तो 74%, 93% तक 25% की वृद्धि हुई है। दूसरी बात अपन करें तो बिजली की, तो बिजली में सबसे गरीब मुस्लिम परिवारों के लिए 71% वृद्धि की गई और देखी गई। और तीसरी बात अगर अपन मोबाइल की करें तो अब तक 80% गरीब मुस्लिम परिवारों के पास फ़ोन उपलब्ध हैं, जो कि 37% अधिक है। जी बिल्कुल। और चौथी बात अगर अपन शांति की बात करें तो सांप्रदायिक हिंसा जो है में 20% की गिरावट आई है। और इन सभी का असर क्या पड़ा है? असर तो मुसलमानों को भी दूसरों के सामने या उनके बेहतर सुविधाएं मिल रही है। जी। और किसी को भी किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा है। हाँ जी। ये इस बात का सबूत है कि व्यवस्था सबके लिए बराबर एक जैसी है। जी बिल्कुल। तो निष्कर्ष के तौर पर अगर हम जानना चाहें तो हमारे दर्शक और हमारे श्रोता यह जानना चाहेंगे कि सरकार की इन योजनाओं से हमें क्या उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं? उपलब्धियां नहीं, अपन ये कहेंगे कि जीत हासिल हुई। हाँ जी। जीत मिली है, जो कि मैं पहली जो है वो शिक्षा का स्तर ऊंचा हो रहा है। जी। छात्रवृत्तियों के कारण 97% मुस्लिम बच्चे जो हैं वो स्कूल जा रहे हैं। जी। और कॉलेज में नामांकन में 30% की वृद्धि हो रही है, यानी हज़ारों सपने उड़ान भर रहे हैं। जी। दूसरी अगर अपन बात करें मैडम तो कौशल का लाभ मिल रहा है। PM विकास में 50,000 मुस्लिम युवाओं को नौकरी पाने की या व्यवसाय शुरू करने में मदद कर रहा है, जी। जिसमें कारीगरों को 20 से 30% अधिक नकदी मिल रही है। हाँ जी। तीसरी अगर अपन बात करते हैं तो धन का प्रवाह जारी है। जी। प्रवाह जारी है। NMDFC में जो है 752 करोड़ रुपए से 1 लाख मुस्लिम व्यापारियों को प्रोत्साहन मिल रहा है, जिसमें महिलाएं जो है खासकर भूमिका निभा रही है। जी बिल्कुल। चौथी अपन बात करें तो समुदाय के हिसाब से समुदाय जो है वो जो है तरक्की पा रहा है। PMJVK की 5.5 लाख इकाइयों का मतलब है बेहतर स्कूल, क्लिनिक और शौचालय। स्वच्छता में 300% की वृद्धि हुई है। और पांचवी अगर अपन बात करें तो सभी को शामिल किया गया है इस 15 सूत्री कार्यक्रम में,
से ये साबित होता है कि मुसलमानों को उनका हिस्सा मिल रहा है, जिसमें 93% बैंकिंग और 71% बिजली लाभ शामिल है। जी बिल्कुल। लेकिन गफिर साहब, सरकार की कितनी ही योजनाएं हैं और सारी योजनाएं खुशहाल हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो आप हमें यह बताइए, क्योंकि हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे, साथ ही हमारे श्रोता भी जो हमें सुन रहे हैं, कि इन सभी योजनाओं में आप और क्या इम्प्रूवमेंट देखना चाहते हैं। देखिए, कॉलेज के पहली अगर अपन बात करते हैं तो कॉलेज के अंतर केवल 7.8% मुस्लिम युवा उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर ये संख्या 26.3% है। सरकार तकनीक और चिकित्सा के लिए अधिक MCM छात्रवृत्तियाँ पर काम कर रही है। जी। दूसरी बात अगर अपन करते हैं तो ऋण संबंधी जो अड़चने हैं, कुछ लोग NMDFC ऋण चुकाने में संघर्ष कर रहे हैं। वित्त साक्षरता माहौल को मजबूत बनाए रख सकती है। जी। तीसरा कि उच्च कौशल वाली नौकरियां केवल 5% मुस्लिम तलबा हैं, वही IT या इसी तरह के क्षेत्रों में जाते हैं। PM विकास ज़्यादा तकनीक केंद्र पाठ्यक्रमों की दिशा में काम कर रहा है। जी बिल्कुल। तो गफिर साहब, आप हमें बताएं कि ये जितनी भी योजनाएं हैं वे अधिकतर राष्ट्रीय स्तर की है, लेकिन हमारे प्रतापगढ़ में अल्पसंख्यक खास तौर से मुस्लिम समुदाय के हितों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। देखिए मैडम, प्रतापगढ़ की अपन प्रतापगढ़ ज़िले की बात करें तो ये मेरे पास रिपोर्ट है जी माइनॉरिटीज़ विभाग की। हाँ जी। अल्पसंख्यक विभाग से मैंने प्राप्त की है। तो इसके तहत अगर अपन बात करें कि छात्रवृत्ति की, हाँ जी, छात्रवृत्ति योजना में कितने लोगों ने, कितने बच्चों ने लाभ लिया है, जी। तो 2019 से 20 में 262 बच्चों ने लाभ लिया। 2020 से 21 में जो है 186 बच्चों ने लाभ लिया, और 2021 से 2022 तक 450 लोगों ने भाग लिया, और ये तमाम मिला के 1309 बच्चों ने इस छात्रवृत्ति का लाभ लिया। और ये करीब, मैडम दूसरी बात, व्यावसायिक ऋण योजना की बात करें अपन जी, तो व्यावसायिक ऋण योजना में करीब 2022 से 23 में तक जो है 18 लोगों ने कुल लाभार्थी रहे हैं, जिसमें 12 मुस्लिम ने इसका लाभ उठाया है जी। और ये करीब 27 लाख के लगभग पेमेंट उठाया है लोगों ने जी। और शिक्षा ऋण की अपन बात करते हैं, 2019 से 2022 तक जो है कुल 2 लोगों ने ही शिक्षा ऋण योजना का लाभ उठाया, जिसमें एक मुस्लिम है और एक ईसाई है, जिसमें 7 लाख रुपए की राशि उन लोगों तक पहुंची है। और चौथी बात, अगर अपन मुख्यमंत्री ऋण आम माफ़ी योजना की अगर अपन बात करें तो 2021 जो है मुख्यमंत्री ऋण आम माफ़ी योजना 2021 एमनेस्टी, जिसमें वर्ष 2011 से 31 मार्च 2014 तक स्वीकृत ऋण हेतु जिले में 116 ऋण योग्य पाए गए, जिसमें प्रथम चरण में 108 ऋणियों को उक्त योजना का लाभ प्रदान किया गया। एक मुश्त समाधान योजना की बात करें अपन तो इस योजना के अंतर्गत 31 मार्च 2024 तक जो ऋण हो चुके हैं, वो जो मूल ऋण राशि जमा कराने पर बकाया समस्त ब्याज, दरनी ब्याज और 100% की छूट प्रदान की जाती है। उक्त योजना में अब तक कुल 12 लोगों को इसका लाभ ले चुके हैं। शेष हेतु योजना में लाभ लेने हेतु जो आवेदन करते हैं उनके लिए प्रक्रियाधीन है। अपन बात करेंगे मैडम प्रतापगढ़ ज़िले में आदर्श मदरसा योजना की, तो रिपोर्ट के आधार पे मुख्यमंत्री आदर्श मदरसा योजना 2019 के अंतर्गत ज़िले में 5 मदरसों में स्मार्ट क्लास हेतु प्रोजेक्ट मई कंप्यूटर एवं प्रिंट उपलब्ध कराए गए हैं जी, जिसमें छात्र छात्राओं को ई शिक्षा दी जा रही है एवं वर्ष 2023-24 में अतिरिक्त 3 मदरसों में स्मार्ट क्लास हेतु LED स्थापित की गई। जी। 7वीं
योजना पे अपन बात करेंगे तो मुख्यमंत्री मदरसा आधुनिक योजना। मुख्यमंत्री मदरसा आधुनिक योजना के अंतर्गत 2019 और 20 और 2020 से 21 के अंतर्गत प्रतापगढ़ ज़िले में 2 मदरसे, मदरसा तालीमुल कुरान ग्राम बजरंगगढ़ और मदरसा गरीब नवाज अजमेरी गादोला, प्रत्येक मदरसे में 15-15 लाख रुपए भवन निर्माण हेतु स्वीकृत हुए हैं। वर्तमान में उक्त दोनों नवीन भवन में अध्ययन कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। 8वीं बात अपन करेंगे तो मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना। तो मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के तहत संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित भारतीय सिविल सेवा परीक्षा एवं राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवा सीधी भर्ती संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा में उत्तीर्ण होने में IITS, IMS और AIMS और जितनी भी सुविधाएं हैं तो 10+2 स्कीम के अंतर्गत 60% के अंक प्राप्त करने वाले उत्तीर्ण जो तालिबे इल्म हैं उनको राजस्थान राज्य के इंजीनियरिंग एवं मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश हेतु प्रेरित करने और उनको प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। और 2017 से लेके 18 से भामाशाह प्लेटफॉर्म से जोड़ दिया गया है तथा ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया लागू की जा चुकी है। गुज़िश्ता 2020, 2021 और 2022 में मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना 2021 प्रारंभ की गई है जी। सत्र 2021 में लाभार्थियों की संख्या 3 रही है और 2021 से 2022 में लाभार्थियों की संख्या जो है वो 7 रही है और 2023 और 24 में 11 रही है और 2024 और 25 में 9 रही है और 2025 से 2026 तक 11 रही है। करीब 40 से 50 के लगभग लाभार्थियों ने इसका फ़ायदा उठाया है। बात करें आगे अम्बेडकर TBT वाउचर योजना। अम्बेडकर TBT वाउचर योजना के जिला मुख्यालयों पर संचालित समस्त राजकीय महाविद्यालय अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र जो घर से दूर रहकर कमरा और अपनी जो रोज़मर्रा की ज़रूरियात है उनको पूरा करने के लिए प्रत्येक छात्र को महाविद्यालय में प्रवेश में 2000 रुपये प्रति माह अधिकतम 10 माह सहायता प्रदान की जा रही है। और 10वीं योजना की अपन बात करें तो कालीबाई भील मेघावी स्कूटी योजना। तो अल्पसंख्यक वर्ग की बालिकाओं हेतु कालीबाई भील मेघावी स्कूटी योजना में आवेदन हेतु 12 में करीब 12 न्यूनतम 75% से जो उत्तीर्ण छात्रा हैं आवेदन हेतु प्राप्त है। सत्र 2024 से 2025 और 2025 से 26 में कुल लक्ष्य 20 छात्राओं का निर्धारित किया गया है जी। और 11वीं अपन बात करते हैं मैडम कि मदरसा राजस्थान मदरसा बोर्ड से जो पंजीकृत जो रजिस्ट्रेशन ज़िले में कुछ 26 मदरसे हैं। उक्त 26 मदरसों से 7 मदरसों में 10 शिक्षा अनुदेशक कार्यरत है एवं शेष मदरसों की कमी है जी। बिल्कुल जी हाँ। तो गफीर साहब आप हमें बताएं कि मुस्लिम समुदाय के लिए इतनी सारी योजनाओं की जानकारी न होने के कारण क्या यह समुदाय पिछड़ रहा है? जी मैडम, बहुत बड़ी बात आपने फरमा दी। समाज को और ख़ासकर अल्पसंख्यक समाज को और ख़ासकर मुस्लिम समाज को उन तक ये जो सरकार की जो योजनाएं हैं वो उन तक आम आदमी तक नहीं पहुंच पाती है। सेंट्रल गवर्नमेंट या राज्य सरकार तो योजनाएं निकालती है, लेकिन मैं अनुरोध करना चाहूँगा संबंधित विभागों से कि अगर ये विभाग चाहें तो अल्पसंख्यक जो जिम्मेदार लोग हैं, जो मुस्लिम समाज में जिम्मेदार लोग हैं, उनसे संपर्क करके ये योजनाएं अगर डोर टू डोर पहुंचा दी जाए तो समाज में एक जागरूकता आएगी और समाज में जागरूकता लाने की ज़रूरत है। हाँ जी, तो क्या आप और कुछ ऐसे उपाय बता सकते हैं जिससे हम इस समस्या से लड़ सकते हैं?
नहीं, ये जो सरकार जो है अपनी जगह बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन मसला ये है कि आवाम तक ये बातें पहुंच नहीं पा रही हैं जी। और आवाम तक पहुंचाने के लिए या तो जो है सोसाइटियां हैं जो इस पर काम करती है, या जो हमारे यहाँ जो प्रतापगढ़ के अंदर अगर अपन बात करें तो अंजुमन फुरकानिया जैसी एक संस्था है जो बहुत अच्छा काम करती है। अगर उन तक ये बात पहुंचती है और ये गवर्नमेंट अगर इस चीज़ को या संबंधित विभाग इन सारी योजनाओं को उन तक पहुंचाते हैं, उन एक टीम बनती है और डोर टू डोर अगर ये योजनाएं घर तक पहुंचती है, हर आम आदमी तक पहुंचती है, तो इसका लाभ सभी को मिलेगा। जी बिल्कुल। तो श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में हमने जाना कि केंद्र सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाएं अल्पसंख्यकों के लिए, खास तौर से मुस्लिम समुदाय समाज के लिए कैसे जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रही हैं। शिक्षा, रोजगार, हुनर और स्वावलंबन, इन सब के माध्यम से ये योजनाएं सिर्फ राहत ही नहीं दे रही है बल्कि इनके भविष्य के लिए कुछ नए अवसर भी तलाश रही है। और श्रोताओं, आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में इस खास कार्यक्रम के लिए मौजूद रहे श्री सूफी गफीर साहब, जिन्होंने अपनी सरल भाषा में इन योजनाओं का असर, उनकी ज़मीनी हकीकत और लोगों तक पहुंचाने का महत्व बहुत ही खूबसूरती से हम सभी के साथ साझा किया। गफीर साहब, मैं आरजे नेहा आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ कि आपने अपने विचार और जानकारी हमारे श्रोताओं के साथ साझा की, जो मैं मानती हूँ कि बेहद ही उनके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। और दोस्तों, आप याद रखिए, जब जानकारी सही हो तो उसका असर जरूर पड़ता है। हमारा मिशन भी यही है, आपको जागरूक करना, जोड़ना और बदलाव की ओर एक नया कदम बढ़ाना। मैं हूँ आरजे नेहा, अब आप सभी से ले रही हूँ इजाज़त। मैं आप सभी से उम्मीद करती हूँ कि जो भी जानकारी आप सभी के लिए साझा की गई है वे आपके आने वाले जीवन पर, आपके भविष्य पर बेहद ही सकारात्मक असर डालेंगी। और श्रोताओं, आप अपने आसपास की इन सभी योजनाओं की जानकारी जरूर रखें, क्योंकि हो सकता है कि किसी की जानकारी किसी के जीवन को बदलने में बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध हो। और साथ ही आप ये जानकारी अपने अन्य व्यक्तियों के साथ भी साझा करना ना भूलें, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है और साथ ही मैं ये भी सोचती हूँ कि आप सब भी सोचते होंगे कि कोई जानकारी जितने लोगों तक पहुँच पाएगी, सरकार के द्वारा चलाई जाने वाली योजनाएं उतनी ही सफल और कारागार सिद्ध होगी। तो श्रोताओं, हम फिर मिलेंगे एक नई सोच के साथ, एक नई उम्मीद के साथ और एक नए सकारात्मक कदम के साथ। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए। आप सभी का बहुत बहुत आभार। धन्यवाद।